चलिए आगे बढ़े। कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली थी। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी? पहली इंपॉर्टेंट बात थी प्लस आर प्लस एच प्लस आई एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टली, माइनस आर माइनस एच एंड माइनस आई ओनली deactivating and meta directing, halogens deactivating and meta direct, सॉरी orthopara direct। क्लियर? अभी तक 2 क्लास में मेनली यही चला है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप इन शॉर्ट कहना चाहो तो सीधे याद रख सकते हो, प्लस आर प्लस एच प्लस आई एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा, माइनस आर माइनस एच माइनस आई डीएक्टिवेटिंग मेटा, और हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा। ये पढ़ा हमने 2 क्लास में, ठीक है। अब पर्टिकुलर रिएक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेज में चलेगी, ध्यान से सुनना। अगर अपन बात करें किसकी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेज में चलेगी। कितनी स्टेज में चलेगी? 3 स्टेज में। सबसे पहला काम हमारे सामने रहेगा, अभी तक तो हमें सीधा E प्लस मिलता था, E प्लस सीधा आ जाता था, पर रिएक्शन में हमें E प्लस बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल सीधा मिलता नहीं हमें, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में बनाते हैं। तो स्टेज 1 रहेगी क्या बताइए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब E प्लस हम रिएक्शन में बनाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, बताइए अगली स्टेज में क्या होगा? दूसरे नंबर पर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आप ये भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताइए? बेंजीन पर जाकर ऐड, और तीसरी स्टेज में जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वहां से H प्लस वापिस हट जाएगा। तो तीसरे स्टेज में आपके सामने क्या रहेगा? रीएरोमेटाइजेशन, रीएरोमेटाइजेशन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। हम H प्लस को बाहर निकाल देंगे। कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्हीं 3 स्टेज से गुजरेगी। स्टेज नंबर 1 पर हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पर जोड़ेंगे, और जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से H प्लस को हटा देंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। इधर देखो, वापस से याद करो, इधर देखो सब, देखो इधर SEAR मैकेनिज्म वापस से रिकॉल करवा देता हूं। SEAR मैकेनिज्म, पेन डाउन क्या हुआ था याद दिलाओ मुझे। ये हमारे पास क्या था? बेंजीन। ध्यान से सुनो, क्या था? बेंजीन। ये सच को जानबूझकर लिख लूं, इलेक्ट्रोफाइल आया। अब देखो यहां पर सीधा मैं क्या ले रहा हूं? E प्लस, पर ये रिएक्शन में हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आया, बताइए बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा, जुड़ गया बेंजीन के ऊपर। अगर हमें इस H को हटाना है तो हम यहीं पर ही किसको जोड़ेंगे बताओ? इलेक्ट्रोफाइल को। ये जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर क्या बन गया? पॉजिटिव। अब बताओ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, तो ये वाला स्टेप आपका कौन सा स्टेप हो गया है? एडिशन। अगले स्टेप पे बताओ, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से ही कौन हटेगा? H प्लस। वहीं से ही आपका जो है H प्लस हट जाएगा, और वापिस से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, खत्म। और टेक्निकली आपका H प्लस किससे रिप्लेस हो गया है? खत्म हो गई कहानी। ये है पूरा रिएक्शन, यही पढ़ा अभी तक आपने। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा H रिप्लेस करना है वो ग्रुप बताएगा। प्लस आर वाला ग्रुप है तो ऑर्थोपैरा से रिप्लेस करेंगे, माइनस आर वाला है तो मेटा से, हेलोजन है तो ऑर्थोपैरा से। यही पढ़ा अभी तक आपने। आगे बात समझ में? तो ये वाला काम हमें देखना पड़ेगा, बाकी ये 2 काम तो हम लगातार करते ही रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शंस में, 1 बाय 1। आपने +1 में पढ़ा होगा,
पहली रिएक्शन हमारे सामने आता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। दोस्तों सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब तुम क्या समझते हो? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या समझते हो? बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा होगा, ये आपकी सिंपल बेंजीन होगी, उसमें कोई ग्रुप होगा। ध्यान से सुनिए क्या होता है। देखो ये हमारे सामने है बेंजीन, पहले हम देखते हैं फिर मैकेनिज्म देखें। क्या है बेंजीन? एक एच को मैं जानबूझकर लिख लूं, कोई सा भी लिख सकता हूं। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद बेंजीन से H प्लस हट जाएगा और बेंजीन के ऊपर कौन लगा हुआ मिलेगा? NO2। यानी कि बेंजीन से क्या बना लेना? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से क्या बना लेना? नाइट्रोबेंजीन। इसे ही क्या कहते हैं हम? नाइट्रेशन। पहले वर्ड समझो, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना। कहीं पर भी NO2 ग्रुप लगा दोगे नाइट्रेशन कहलाएगा, कहीं पर हैलोजन लगा दोगे हैलोजिनेशन कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो बेंजीन का H हटाकर क्या लगा देना है? NO2 ग्रुप। इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रेशन। अब आप एक बात बताओ, यहां पर बेंजीन के साथ रिएक्शन किसने की होगी? E प्लस कौन रहा होगा? यहां पर H था और H की जगह किसने लिया है? NO2 ने। तो मुझे बता सकते हो इस रिएक्शन में E प्लस कौन था? NO2 प्लस। यही पता हमें, क्योंकि H प्लस को हटाकर जो जुड़ा है वही तो इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा। मतलब इन दोनों का काम क्या रहेगा बताओ? इन दोनों का काम रहेगा क्या बना कर देना? NO2 प्लस। पहले हम ये देखेंगे दोनों NO2 प्लस बनाएंगे कैसे, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि दोनों जब आएंगे NO2 प्लस बना देंगे। और NO2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रो। बताइए बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है क्या? और बताइए कैसे रिएक्शन करता है? एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन से H हटाएगा। बताओ कौन सा H हटाऊं? कोई ग्रुप नहीं लगा, कोई सा बेटा के H जोड़ सकते हो। क्या ये आपको समझ में आया? जल्दी से यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफी छिले छिले नजर आ रहे हो आप तुम। मैं गुस्सा नहीं होता हूं, गुस्सा होने का कोई फायदा निकला? कोई फायदा नहीं। तुमने मास्टर भी नहीं बदला, मास्टर बदलते तो कम से कम एक क्लास का लोड हट जाता मेरे से, और तुम्हारे दिमाग की सारी उपज खत्म हो जाती। क्या है ना कि जब तक एक ही दुकान की मिठाई खाते हैं, कुछ दिनों में लगता है कि अच्छा नहीं बना रहा है। दो तीन जगह खाओगे तब पता लगेगा कि पहले वाले की क्वालिटी क्या थी। तो आप अपने डाउट बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। गुस्सा थोड़ा होना पड़ता है, कई बार जानबूझकर भी होना पड़ता है, ताकि आप लोगों में सीरियसनेस बनी रहे। कुछ लोगों ने तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ने जाके अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश की होगी। अब मैं देखो सेंटी वाली बातें तो कर नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी, मैं अपने लिए कर रहा हूं और तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम भी अपने लिए कर रहे हो। मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि कई सालों तक पढ़ा सकूं। जाहिर सी बात है, बेवकूफ किसी को कितनी बार बनाया जाएगा? एक बार। तो मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चे से ही बच्चा फीडबैक लेता है। यूट्यूब तो अब कोई मतलब नहीं रह गया है, सब यूट्यूबर्स पेड है। थोड़े से पैसे दो उनको, तारीफ कर देंगे, नहीं दोगे तो बुराई कर देंगे। इससे बढ़िया क्या है? बच्चे को पढ़ाओ, वो अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूसरों को देता है। और बच्चे हमें ऐसे मिले हैं कि वो कहते हैं बस सब चलेगा, पढ़ा मत।
बाकी तो सब देख लेंगे, पर ये पढ़ाने वाली बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। निपटा दिया है। वी विल कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। आप देखोगे थोड़ी देर में NO2 भी इसी तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। निपटा दिया है। अरे जल्दी जल्दी लिखो। क्या पता नहीं चांद सितारे बनाने लग जाते तुम क्वेश्चन के ऊपर खुद से ही, अलग अलग कलर इस्तेमाल में ले रहे हो। आप निपटा दिया है सभी नहीं? ये तो दोबारा बता दिया मैंने, ये SEER पूरा मैकेनिज्म ही है। पहले स्टेप में एडिशन, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन। ओवरऑल रिजल्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन। H प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय E प्लस, पर डायरेक्ट नहीं, वाया एडिशन एलिमिनेशन। चलिए पेन डाउन कर दीजिए। अब सबसे पहले बताओ अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करें। तो सबसे पहले हमारे सामने चलेगा जनरेशन ऑफ NO2 प्लस। अरे हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो नाइट्रेशन में कौन रहेगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन इज NO2 प्लस। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो तो बन ही जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी तो बनने चाहिए। अब देखो साहब, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। आपने क्या लिया है? एक तो आपने लिया हुआ है HNO3 और एक आपने क्या लिया हुआ है? H2SO4। दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है। नाम बताओ दोनों के एक बार मुझे। इसका नाम क्या रहेगा बताओ? नाइट्रिक एसिड। सही बात है। और इसका नाम बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड। सही बात है कि नहीं है? तो दोनों के दोनों आपके पास क्या है? एसिड। दोनों H प्लस देना चाहते हैं। और आप देखो हमने कैसे लिए हैं दोनों? कंसंट्रेटेड, मतलब वाटर नहीं लिया हमने। यही दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। ये भी एसिड है, H प्लस देना चाहता है, ये भी H प्लस देना चाहता है, पर अब दोनों को हमने भिड़ा दिया है। तो जब दो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, जब दो एसिड आपस में रिएक्ट करवा दोगे, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, पर जो वीक एसिड है वो बेस की तरह काम करने लगेगा। आप जानते हैं कि एक H प्लस देगा तो एक H प्लस लेगा, फ्री H प्लस कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आपको आयोसिन बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता देता हूं आपको किसका ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोलूं H2SO4 एंड HNO3, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? H2SO4। इसका मतलब जब दोनों को भिड़ाओगे तो ये तो अब रिएक्शन में किसकी तरह काम करेगा? इट विल बी एक्टिंग जस्ट लाइक एन एसिड एंड इट विल बी रिएक्टिंग एज ए बेस। मतलब जब दो एसिड भिड़ा दोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लग जाएगा और वीक बेस की तरह। मतलब ये इसका क्या कर देगा? प्रोटोनेशन। ये अपना H प्लस उसको टिका देगा। क्लियर? अब अपन बहुत आसानी से बना सकते हैं बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। पर मैं एरोज इसलिए बनाता हूं बेटा, सो दैट आपको होता हुआ दिखाई दे कि कौन H कहां जा रहा है। तो ये बताओ क्या करेगा? H प्लस को देगा, तो यहां पर है पार्शियल और यहां पर है पार्शियल, और ये रहा ऑक्सीजन जो क्या एक्सेप्ट कर लेगा? इसके H प्लस को। तो देखो ऐसे रिएक्शन होगी। मतलब इसने H प्लस दे दिया और इसने H प्लस, which accept H plus act as a base, which gives H plus act as an acid। तो यहां पर आपको एसिड बेस रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी एंड एसिड बेस रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। बताइए OH से क्या बन जाएगा? ये OH2 प्लस। भाई H प्लस की फॉर्म में तो जाएगा ना H। अरे मुझे बताओ, यहां से ये H प्लस की फॉर्म में यहां जाकर जुड़ेगा और इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे। तो यहां पर बताइए क्या बन जाएगा आप लोगों के सामने? HSO4 माइनस। सही बात है कि नहीं है? ये बन गया। अब आप पता क्या करते हो? बेस का बना दो कॉन्जुगेट एसिड, बना दिया। H प्लस जोड़ दे कॉन्जुगेट एसिड, बना दे। और एसिड का बना दे कॉन्जुगेट बेस, H प्लस हटा दे कॉन्जुगेट बेस। मैंने बताया है कि कैसे रिएक्शन हुई है।
इसने अपना H प्लस इसको दे दिया है। क्लियर? अब आप आंखें खोलो और गौर से देखो दोस्तों। अब मैं आपको कैसे बताऊं, OH2 प्लस के बारे में आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं सर, याद दिलाओ। इट इज ए लिविंग ग्रुप, जैसे ही बनता है बॉन्ड तोड़ के निकल लेता है। अच्छा, मैं इस बॉन्ड को इस प्रकार से दिखा सकता हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कि यहां पर क्या दिखा दूं मैं, प्लस, और यहां पर क्या दिखा दूं, माइनस। डेटिव बॉन्ड को दिखाया जा सकता है ऐसे। तो बताइए, ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा। अगर ये बॉन्ड तोड़कर निकला तो ये तो वाटर की फॉर्म में बाहर चला गया। बताइए, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया है ना। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या है, लॉन, ये इसको अपना लॉन पेयर दे देगा। स्लो मोशन में समझो, एकदम स्लो मोशन में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड पहले ही था, ये वाला एज इट इज है। जैसे ही वाटर यहां से निकला, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आना चाहिए था, पॉजिटिव, ये तो है ही, एक और आना चाहिए था। लेकिन जैसे ये निकला इलेक्ट्रॉन लेकर, O- ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नाइट्रोजन की सेहत पर कोई फर्क, एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया, एक ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो पॉजिटिव चार्ज जो ये था, ये पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज। यहां से जाने से जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, वो नेगेटिव की वजह से क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस आना चाहिए था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका माइनस गायब हो गया, उसका प्लस गायब हो गया। ये आपके सामने बनकर आ गया है, कौन, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस के अंदर पॉजिटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर। एंड इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, नाइट्रोनियम आयन। एंड विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन, which is the electrophile. You know that polar pi bond containing compounds are electro, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, पोलर, हो गया जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो आप जब रिएक्शन करोगे तो तुम्हें ये सारे स्टेप नहीं करने हैं। तुम्हें मालूम है दोनों के मिलने से NO2 प्लस बनेगा, खत्म हो गई कहानी। जब भूल जाओ कि NO2 प्लस कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म देख लोगे, ऐसे बनता है NO2 प्लस। वरना तुमसे कोई पूछने वाला ही और डिटेल में जाएगा तो बोलेगा बताओ नाइट्रेशन के अंदर HNO3 किसका काम करता है, बेस का, और H2SO4, दोस्तों पूछ चुका एग्जामिनर, ये भी पूछ चुका है ये सारी बातें। क्लियर? तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर आ गया। अब बताओ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, जी हां। अगले स्टेप में बताओ, आपका इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ। मेरे सवालों के जवाब देते रहा करो। क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेगा, कर लेगा। एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका क्या है बताओ, E प्लस, जो आप बोलते रहते थे, यहां पर E प्लस यही है, तो ये आपका E प्लस है। अब बताओ, इसमें अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, नाइट्रोजन, पोलर पाई बॉन्ड है ना, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल। आप जानते हैं ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अगर अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस ले ले तो नाइट्रोजन पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा ना। तो बेंजीन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। जैसे बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका था। क्लियर? रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी। गौर से देखो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, स्लो मोशन में समझो एकदम बढ़िया तरीके से। ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये H है। यहां पर देखो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए, किसने, पाई बॉन्ड ने दिए कि नहीं दिए, तो ऑक्सीजन ने इससे अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड पहले ही था। आगे बात समझ में। गौर से देखो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी कि वही डेटिव बॉन्ड लिख दिया मैंने, प्लस माइनस से। और जब आपका इलेक्ट्रोफाइल इधर जुड़ा है तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, यहां पर। ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, आपने इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा है तो यहां क्या बनेगा, कार्बो। एरो के इस साइड टोटल चार्ज बताओ कितना है, +1। एरो के उस साइड भी टोटल चार्ज +1, प्लस माइनस से ये तो क्या हो गया है, कैंसिल आउट। क्या ये आपको क्लियर हुआ? आप बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये इस रिएक्शन का कैसा स्टेप है, RDS, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। कौन से वाला स्टेप हो गया है ये बताओ, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। बताओ अगले स्टेप में क्या होगा, जिस कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उसी कार्बन से क्या हट जाएगा, H प्लस, और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। यानी कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन। क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन। आप बताओ फ्री H प्लस कभी एग्जिस्ट करता है क्या, तो जो यहां पर कौन बना था, HSO4 माइनस, वही इस H प्लस को ट्रैप कर लेगा। तो आपकी रिएक्शन देखो ये हो गई है, ये आपके सामने बनकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहां पर कौन रहेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव और यहां पर, आप इसकी बजाय दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें बताओ क्या फर्क है आपके सामने। मैं प्लस माइनस को डेटिव बॉन्ड से लिख सकता हूं, ये लीजिए,
और बताओ कैसे लिख सकता हूं? अगर कंडेंस करूंगा तो ये सब लिखने की जरूरत ही, सिंपल क्या लिख दूंगा, NO2, दैट इज। तो बताइए, स्टेज नंबर 1 जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रो, दूसरा एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, एंड नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ H प्लस गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो अब बस ये इलेक्ट्रोफाइल बदलते रहेंगे, बाकी रिएक्शन होने का अंदाज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर आपसे पूछे H2SO4 HNO3 का काम क्या है, NO2 प्लस बना के देना। क्या बना के देना? NO2 प्लस बना के देना। अपने को तो इतना करने की जरूरत भी, आप ओवरऑल देखो, जब यहां पर H था और NO2 प्लस ने रिएक्शन की तो रिजल्ट क्या मिला, H हट गया और NO2 प्लस लग गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। छापिए। जल्दी जल्दी लिख लाओ दोस्तों, फिर से संडे आ रहा है। इस्तेमाल करेंगे कि बर्बाद करेंगे? बर्बाद। सब ऑटोमेटिक होता है। कर लो, 4-5 साल है तुम लोगों के पास, उसके बाद मेरी तरह कहीं फेफड़े फोड़ते हुए नजर आओगे। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जुड़ेगा, H प्लस हटेगा, रिएक्शन खत्म। क्योंकि बेंजीन को लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बर्दाश्त नहीं है। एक ही कंडीशन पर रिएक्शन करने के लिए एग्री किया है बेंजीन, कि मुझे रिएक्शन के बाद अपना एरोमेटिक कैरेक्टर चाहिए। चाहिए तो चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटा दे भाई। अभी देखना नीट 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेम किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, थोड़ा सा तड़का लगाया फिजिकल से, और आप लोगों के सामने परोस दिया। 2016 मतलब 9 साल पहले। पर बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, और उसी राह पर लौट आया है धीरे धीरे। क्या पहला पॉइंट क्लियर है?
कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस आपका H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो सिंपल क्वेश्चन आता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज नोन एज, दोनों के कॉम्बिनेशन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं क्योंकि इसी से तो नाइट्रेशन हुआ है। इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एक्ट्स एज ए बेस एंड H2SO4 एक्ट्स एज एन एसिड। ऊपर भी बता दिया, नीचे भी लिखवा दिया है। अब इसको मॉड्यूल में टिक और करवा दूंगा, तुम बोलोगे वाह क्वेश्चन धनाधन बन रहे हैं, पर ये आए हुए क्वेश्चन ये पूछेगा ही नहीं दोबारा। जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी लिखो दोस्तों, जल्दी। निपटा दिया है? ऐसे नहीं डरूंगा मैं। हाँ, इसीलिए मास्टर तुरंत लिख के पीछे पलटता है, वरना कोई पीछे से टन, इतनी भारी बोतल सो मास्टर के सिर में लग जाए। एक था मास्टर, निपटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आइए दोस्तों थोड़ा सा काइनेटिक्स की तरफ, मैं इसीलिए रुका हुआ था, आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। रिएक्शन का आरडीएस पहचानो, कौन सा स्टेप है? ये लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। नॉर्मली यही स्टेप आरडीएस होता है, जहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और एरोमेटिसिटी का लॉस होता है। तो ये आपका क्या है? आरडीएस। तो क्या रेट एक्सप्रेशन लिखवा सकते हो? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ आरवार, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ किस किस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी? जो रेट लो एक्सप्रेशन में आएंगे वो कहां से आएंगे? स्लो स्टेप्स। भाई रेट लो एक्सप्रेशन काइनेटिक्स में बताया गया होगा कि जो आपके रिएक्टेंट्स स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड। तो ये आपका स्लो स्टेप है। तो कौन कौन है इन्वॉल्व? एक तो बेंजीन खुद, सही बात है कि नहीं है? और दूसरा कौन है बताइए? NO2 प्लस। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अब आप सोचो, अगर मैं NO2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। और अगर मैं NO2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटा दूं तो कम हो जाएगा। भैया आपने पढ़ा है ना काइनेटिक्स में, कैसी बात कर रहे हो यार, ऐसे ऐसे देखते जैसे काइनेटिक्स नाम सुना ही नहीं हो। एक्स की कंसंट्रेशन डबल कर दे, वाई की कंसंट्रेशन हाफ कर दे, रेट एक्सप्रेशन दिया होता था, तो नया रेट क्या आएगा? तो यहां से साफ पता चल रहा है इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बढ़ेगा तो भी रेट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो भी रेट, ये घटेगा तो भी रेट घटेगा, ये घटेगा तो भी रेट। अब सोचो नीट 2016 का क्वेश्चन क्या क्या। नीट 2016 में पूछा उसने कि व्हाइल कैरिंग आउट द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हुए अगर नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, किसमें? नाइट्रेटिंग मिक्सचर में KHSO4 डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? KHSO4 डाल दिया जाए सॉल्यूशन में बाहर से, तो रिएक्शन के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में जाकर इस पर डिस्कस करता हूं, पर आपसे काइनेटिक्स का इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला नहीं, मैं काइनेटिक्स में अब ज्यादा जाऊंगा नहीं। क्लियर? अब आप सुनिए भाई, रिएक्शन के रेट पर तो तब फर्क पड़ेगा जो रेट लो एक्सप्रेशन में गिवन है उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो। क्या आपका KHSO4 यहां पर इन्वॉल्व है कहीं? तो बताइए रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या आपको फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन लिखना आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का? क्या रूल होता है? नो। फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन, फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होता। रेट लो एक्सप्रेशन में या तो रिएक्टेंट्स होंगे या तो प्रोडक्ट्स होंगे, इंटरमीडिएट। और दोस्त NO2 प्लस तो इंटर, बीच में बना बीच में ही निपट गया, इंटरमीडिएट है। इसका मतलब ये रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं होना। तो वापस चलो, यहां पर आपका NO2 प्लस आया हमारे पास, ये कहां से आया? यहां से। इन दोनों की रिएक्शन से क्या मिल रहा है? NO2। इन दोनों की रिएक्शन से तो क्या मिल रहा है? NO2। अब इधर देखो, ये कौन है आपका बताओ? HSO4 है कि नहीं है? आपने सॉल्यूशन में क्या डाला है?
KHSO4 मतलब K को हटाओ, HSO4 मतलब आपने HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सॉल्यूशन में बाहर साइड कर दिया, मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन, अगर इसकी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये प्रोडक्ट साइड है कि रिएक्टेंट साइड, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट कहां जाएगा, तो ये रिएक्शन कहां जाने लगेगी, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगेगी तो NO2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी, इसका मतलब इसके डालने से ये वाला स्टेप पीछे जाएगा और ये वाला स्टेप पीछे जाएगा तो NO2 प्लस कम बनेगा, और NO2 प्लस कम बनेगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो, कॉमन आयन इफेक्ट। आगे बात समझ में, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन था, इसीलिए नीट 2016 का नाम नहीं लिया जाता, इज्जत से लिया जाता है। दूसरी बात बताओ, पीवाईक्यू सीरीज में से गायब मिलेंगे 2 सालों के क्वेश्चन, 16 और 13 गायब मिलेंगे पीवाईक्यू सीरीज में से, क्योंकि आंसर पता होने के बाद भी समझाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं NO2 प्लस आपका यहां पर है, इसके डालने से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, चैप्टर इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं इसे। अगर ये पीछे की तरफ जाएगा तो NO2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एंड रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो पहले तो ये लिखो, फिर अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखिए, by adding KHSO4 in nitrating mixture, 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 rate of reaction decreases, rate of reaction decreases, reaction का rate क्या हो जाएगा, slow, rate of reaction decreases due to decrease in concentration of NO2 plus ion, due to decrease in concentration of NO2 plus ion, rate of reaction decreases due to decrease in concentration of NO2 plus ion। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कॉमन आयन इफेक्ट, क्या लिख सकते हो, कॉमन आयन इफेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। भाई क्या आपको यह समझ में आया, KHSO4 डालने का इंपैक्ट यहां इस स्टेप पर आ रहा है और इसी स्टेप से हमें क्या मिल रहा है, NO2, अगर ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगी तो NO2 प्लस कम बनेगा, और NO2 प्लस कम बनेगा तो देखो NO2 प्लस पर तो रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है ना, निपटा दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सब आपके सामने आएंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला होगा, बाकी में कुछ सोचने की जरूरत ही, ये है C6H6, यहां पर हमने डाला हुआ है कंसंट्रेटेड HNO3, साथ में डाला हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन का रेट बता रहा है R1, फिर है C6D6 कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में कंसंट्रेटेड HNO3, रिएक्शन का रेट बता रहा है R2, फिर है C6T6 कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन का रेट बता रहा है R3। उस रिएक्शन का प्रोडक्ट बता सकते हो क्या, ऊपर वाले का, इधर देखो, इन दोनों से क्या मिलेगा, NO2 या NO2 प्लस, पूरा बोलो ना मेरे भाई, NO2, और वो क्या करेगा, आप समझ गए, बेंजीन है तो यहां से एक H को हटाकर बताओ कौन लग जाएगा, NO2, तो यही बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा, अरे मेरे भाई ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही, ये देखो यही तो लिखा है मैंने, ठीक है। अब बताओ फिर से इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, NO2, सही बात है, तो यहां से H की बजाय क्या हट जाएगा, D हट जाएगा, तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो प्रोडक्ट बता देता हूं,
बताओ इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा दोस्त मेरे, बोलते जाओ। NO2 और वो क्या करेगा, टी को हटा देगा, तो C6T5 और ये क्या बन गया, NO2। क्या सर मुद्दा रिएक्शन के प्रोडक्ट बताने का था, जी नहीं, मुद्दा रेट कंपेयर करने का था। क्या कंपेयर करने का था, रेट कंपेयर करने का था। और रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, RDS। किस पर डिपेंड करता है, पहले तुम सोचो क्या होना चाहिए रेट में, R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होना चाहिए, R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होना चाहिए। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहां खेल इस बात से कर रहा है, यहां पर कौन से बॉन्ड है, CH, और यहां पर, और यहां पर ऐसा ही कुछ हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर, तो आप बताइए क्या फर्क, मतलब क्या रिलेशन रहेगा रेट में, सबसे ज्यादा R1, उसके बाद, और उसके बाद, क्योंकि ये CH बॉन्ड सबसे, यही तो मार खा गए दोस्तों, ये बिल्कुल मैकेनिज्म बेस्ड है। रिएक्शन का ये स्टेप कैसा स्टेप है, RDS, और RDS में क्या आपका ये CH बॉन्ड टूटा है, RDS में टूटा है, यहां देखो ये CH बॉन्ड टूटा है, टूटा कि नहीं टूटा, और एरोमेटिसिटी वापिस आई, और ये रिएक्शन का कैसा स्टेप होता है, फास्ट, क्योंकि स्लो तो एक ही होता है बाकी सारे। तो क्या CH बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, सोचो, अगर C6H6 होता तो सारे HH होते, C6D6 होता तो सारे DD होते, C6T6 होता तो सारे TT होते, तो CH बॉन्ड फास्ट स्टेप में टूटता, CD बॉन्ड फास्ट स्टेप में टूटता, CT बॉन्ड, तो क्या इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, कौन से बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप में टूटते हैं, पर ये तो स्लो में टूटी, क्योंकि ये स्टेप स्लो है, और इसमें तो CH बॉन्ड टूटा ही। क्या ये बात समझ में आई, इसका मतलब तीनों ही रेट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इंडिपेंडेंट है इस बॉन्ड स्ट्रेंथ से, मतलब R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2, R2 ऑलमोस्ट इक्वल टू R3। लेकिन सर मैं नहीं सोच पाया, ये देखो नहीं सोचा जाएगा, क्वेश्चन अच्छा है, समझाने के बाद समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि पूरा काइनेटिक्स इन्वॉल्व उसके अंदर। आपको जब तक स्लो स्टेप नहीं पता तब तक आप ऐसे जवाब नहीं दे सकते, मतलब यहां से ये डराने की कोशिश कर रहा है, इनका कोई लेना देना नहीं। अब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, लीजिए दोस्तों, अब क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनने लगेंगे। अब क्वेश्चंस मात्र आपको चित्रकला की प्रैक्टिस नजर आने लगेंगे। क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ देख रहे ना बेटा, दिस इज द RDS, तो आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ CH CD CT, क्या ये बॉन्ड RDS में टूट रहा है, टूट रहा है, किस में टूट रहा है, फास्ट। अगर कोई फास्ट स्टेप में बॉन्ड टूटता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं, स्लो में टूटता तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, इतना ज्यादा फर्क होता ही नहीं इनकी, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। आइए यहां पर रिएक्शन करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, मैं बार बार लिखने के बजाय एक बार ऐसे ही साइन लगाना तो चलूं, मतलब यही बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। अब आप समझ जाना, आगे वही है मिक्सचर आपके सामने, पहला क्वेश्चन अलग था, समझाने के बाद ही समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको साफ साफ बताता हूं हमेशा ही, जहां आपसे उम्मीद की जाए और आप रिप्लाई ना दें वहां पर दुख होता है। इसका मतलब है सभी पर वही अप्लाई किया गया है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 सभी पर अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोडक्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोडक्ट बताओ,
आप बताओ इन दोनों से क्या आएगा, समझो अब, जितना लिख लिया उतना सही है, सबके पेन डाउन, सबके पेन डाउन। बताओ इन दोनों से क्या आएगा, NO2। आपको बिल्कुल भी पूरा मैकेनिज्म याद, अभी भी मैं लिखवाऊं कि कैसे NO2 प्लस बना, आधे से ज्यादा बच्चे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये सबको पता है कि इन दोनों से बनता है NO2। यही काम है बस मैकेनिज्म, खत्म। फालतू में मत रटो, क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सीधा लिखता तो आपके दिमाग में हमेशा सवाल रहता कैसे कैसे, अब वो सवाल खत्म हो गया कि हाँ बनता है, खत्म कहानी। अब बताओ NO2 प्लस इज एन इलेक्ट्रो, क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि बेंजीन तो न्यूक्लियोफाइल है, पर एडिशन नहीं। और कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, कोई एच हटकर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, बताओ कौन सा एच हटाऊं, कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, 6 एच है, कोई से बैठा दो, तो H प्लस हट जाएगा और NO2 प्लस लग जाएगा। तो यहां पर आपका NO2 आ गया है, H प्लस हटा दिया, दैट्स इट, हो गया रिएक्शन। आगे वाले में देखो, इन दोनों से बताओ क्या बनेगा। अब ध्यान दे रहे हैं मेरे भाई सभी लोग, NO2 प्लस, ठीक है। अब बताओ NO2 प्लस, क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रो बिल्कुल करेगा। पर अब बताओ ऊपर क्या लगा हुआ है, ग्रुप, ये कहता है रुक जाओ, कोई भी एच मत हटा लेना, मैं किस लिए बैठा हूं फिर यहां पर। बताओ इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, प्लस आर, मतलब कैसा है, पहली बात एक्टिवेटिंग। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट जाएगी कि नीचे वाली, आने लगे ना आंसर, प्लस आर वाला एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। तो ये कहता है सुनो, मेजर प्रोडक्ट या तो मेरे ऑर्थो वाला है चटाना, या मेरे पैरा वाला। मेजर तो यहीं से आएगा क्योंकि मैं प्लस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सुनो लीजिए, हम हटा देते हैं, इसके ऑर्थो वाला है चटाए, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो से है चटाकर NO2 लगा दो, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, प्लस एक कहां से है चटा के लगा दो, पैरा से। अगर पैरा से H हटाकर प्रोडक्ट बनाया तो यही प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, पक्का। एक बात बताओ, क्या मेटा से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, हटेगा, ये किसने बोला है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेस स्टेबल केटायन बनेगा ना वहां मेटा पर, तो माइनर प्रोडक्ट, ये समझो। तो आप ये कहते हैं प्लस आर वाला एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। एक्टिवेटिंग का मतलब ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाले रिएक्शन फास्ट होगी, क्लियर हो गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है मेजर प्रोडक्ट या तो ऑर्थो के एच हटाने से आएगा या इन दोनों में से कोई एक मेजर है, ये कहना चाहता है। लेकिन सर इन दोनों में से कौन सा है, दो तो मेजर हो ही, तो बेटा 99% पैरा मेजर होता है, 99%। इसका रीजन नहीं दिया जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, पर यह में ध्यान रखना है, ऑर्थो और पैरा में से नॉर्मली मेजर कौन होता है, पैरा। 99% पैरा, 1-2% ऑर्थो भी होता है, वो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से बताओ मेजर कौन सा रहेगा, जहां पर आपने पैरा से चटा है। अब पता है स्मार्ट एग्जामिनर क्या करेगा, अच्छा एग्जामिनर ध्यान से सुनो, मैं बोलता है ये प्रोडक्ट जो बना है उसकी अमाउंट बनी है X%, टोटल का ही X है, ये टोटल का कितना है Y% है, ये टोटल का कितना है Z% है, ठीक है। कहता है बताओ XYZ में क्या रिलेशन होगी, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा। ये कैसे पहचान दिया तुमने, यहां से एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा, तो मेजर या तो ऑर्थो या, मतलब ऑर्थो एंड पैरा वाला मेटा से ज्यादा है दोनों ही। आगे बात समझ में। फिर बताओ X आएगा कि Z आएगा, X, क्योंकि ये ऑर्थो से है। और फिर कौन सा आएगा दोस्तों, इसे कहते हैं सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, जो पिछले 2 लेक्चर मेहनत की है ना, वो इसी के लिए की है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये मतलब ये सेम टू सेम क्या कर रहा हूं यहां पर, रिपीट। तो बताओ आपके पास कौन आ गया यहां पर, NO2। बताइए क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली। अब कौन सा हटाएंगे साहब, ये तो ये बताएगा। आप बताओ हैलोजेंस के दोगलापन के बारे में। पहली बात बताओ कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब इसके आने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब ये रिएक्शन फास्ट होती है। अकेला बेंजीन फास्ट रिएक्शन करता, क्लोरीन के आने से रेट। और दूसरा बताओ कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा। कहता मेजर या तो ऑर्थो से या पैरा से। तो आइए, ये सीएल के रिस्पेक्ट में कौन सा है, चाहे ऑर्थो वाला, और ये कौन सा है। तो पहले ये बात कर लेते हैं, ऑर्थो से भी एच हटा देते हैं, ये लो साहब NO2 लगा दिया।
पैरा से भी एच हटा देते हैं। ये लो साहब NO2 लगा दिया। बताओ किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? अब अपन मेटा वाला बनाएंगे नहीं, बनता मेटा वाला भी है, वो इन दोनों से भी कम बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में बताओ मेजर कौन सा है? ये ऑर्थो से या पैरा से? ऑर्थो पैरा में नॉर्मली मेजर एग्जैक्टली। अगर दोनों लिखोगे तो मेजर बताना, अगर एक ही लिखोगे तो मेजर लिखो बाय डिफॉल्ट। आइए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताओ CHO ग्रुप के बारे में क्या कहते हो, कैसा इफेक्ट लगाता है? -R। -R से बताओ कैसा है? डीएक्टिवेटिंग, मतलब रिएक्शन का रेट घटा देगा। और बताओ डायरेक्टिंग नेचर, मेटा, कहता है मेरे मेटा पोजीशन वाला है चटा दो, मतलब मेजर प्रोडक्ट मेटा से बनेगा। तो ये लो साहब, यहां पर प्रोडक्ट बनाना है तो इस ग्रुप ने बता दिया है कि कौन सा है चटाना है डायरेक्टिंग नेचर से, कौन सा हटाना है मेटा से, और NO2 यहां लगा दिया। दैट्स इट। नेक्स्ट वाले पर चलो। अब देखो क्वेश्चंस आसान लगने लग रहे हैं, कारण पीछे वाला जो पोर्शन है वो काम कर रहा है, भले कितना कम समझ में आया हो लेकिन काम कर रहा है वो। बताइए ये ग्रुप कैसा लगाता है? ओनली, और दोस्तों ओनली -I वाले के बारे में बताओ, ओनली -I के बारे में। पहली बात तो -I मतलब डीएक्टिवेटिंग, सही बात है, एंड मेटा डायरेक्टिंग, तो इसकी वजह से रिएक्शन का रेट स्लो होगा एज कंपेयर टू बेंजीन। दूसरा H कहां से हटाऊंगा? मेटा से, कल पढ़ा था ना बढ़िया तरीके से, वही काम आ रहा है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। दोस्तों सुलटा दीजिए, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन देखो टेक्निकल है, किया होगा तो ही बनेगा वरना नहीं बनेगा, बाकी बनने चाहिए। मैं हमेशा बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन करने के बाद ही बनते हैं, और पहले क्वेश्चन के पूछे जाने का चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत डिटेल में जाके पूछा है उस क्वेश्चन को। मतलब जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो पहला। पहला तो सुलटा दिया ना। अब क्या है ना, दो चल रहे हैं, एक तो T20 चल रहा है और एक टेस्ट मैच जैसा चल रहा है, दो जगह बैटिंग करनी पड़ रही मेरे को, एक्सल और प्रो। प्रो वाले कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ा, तुम जल्दी जल्दी पढ़ाते दिक्कत में आ जाते हो। निपटा दिया है क्या? इधर वाला तो निपटा दिया होगा। अच्छा, आदोन उधर से लिखना शुरू किया होगा। एक से बढ़ के एक कलाकार है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम खुद आए थे कि अकेडमी वाले तुम्हें ढूंढ के लाए थे? कि हमारे यहाँ कहते हैं टॉप एजुकेटर्स है, उनका थोड़ा सा वहम जो है वो खत्म कर दो तुम, उनको डिप्रेशन में डाल दो, उनका ये वहम निकाल दो कि वो समझा सकते हैं। तुम ऐसे कहा करो, हमें समझाओ तो माने। भाई इधर देखो, कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा ये क्या किया तूने,
हाँ, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। बार बार मैं लिखना नहीं चाह रहा, कुछ भी पूछ लेते हैं। हालांकि आपको पूछने का अधिकार है, पर कुछ पूछने का अधिकार मास्टर के पास भी है। फिर कैंसिल आउट करो, ना आप हमसे पूछोगे ना हम आपसे, खत्म कहानी। इधर वाला निपटा दो अब। ये निपट क्यों नहीं रहा है? ये आता इधर ही है। कुछ तो अनअकैडमी ने सिखाया है, और कुछ नहीं तो डिजिटल बोर्ड पे डिलीट करना तो सिखाई दिया है। 10 हो गया था ना, 11। निपटा दीजिए जल्दी से। डबल बॉन्ड बना राक्षस, एरोमेटिसिटी तो एडिटिव रहेगी। एकदम बढ़िया तरीके से आप मुझे फॉलो करते हुए, एक भी बच्चे ने प्रोडक्ट नहीं लिखा है सर, कि कुछ ज्यादा नहीं आप हमसे उम्मीद करने लग गए हैं। इतना उम्मीद तो हमारे घर वाले भी नहीं कर रहे। हमने बता दिया हमारे घर वालों को कि हमारे आजू बाजू जो भैया लोग हैं उनके 2 साल 3 साल हो गए हैं, तो इतना जल्दी सिलेक्शन हमसे एक्सपेक्ट, समय लगता है यहां। निपटा दिया है। चलिए पेन डाउन कीजिए, समझिए अब। बताओ भाई लोगों, पहले वाले में यहां से क्या आया होगा बताओ? NO2 प्लस, विच इज एन इलेक्ट्रो। बताओ लगा हुआ ग्रुप कैसा है? CF3 माइनस H। कुछ याद आया? CX3 का माइनस H होता है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो बताओ इसकी प्रेजेंस में कौन सा H हटाऊंगा? मेटा पोजीशन, दैट्स इट। तो कहता है बिल्कुल आप H हटाइए, लेकिन कौन सी पोजीशन से हटाइए? हमारी मेटा पोजीशन से। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस पूछ चुका है, दोनों क्वेश्चंस को रिपीट कर सकता है। अब देखो इसमें 2 रिंग है। क्या है? 2 रिंग। इधर से बताओ कौन आएगा? NO2 प्लस। एक तो मैं कह दूं ना कि पेन डाउन, तो वास्तव में पेन डाउन होने चाहिए,
तुम डिसाइड कर लो एक दिन मिलके सारे ना, संडे को तुम मीटिंग कर लो अपनी कि भाई अपन बोलेंगे सर को कि सर आप ऐसे बोलोगे ना तब हम मानेंगे, कि ऐसे बोलो तब पेन डाउन, कि एक पैर पे खड़े होके बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे रिक्वेस्ट करके बोलो, तब हम पेन रख देंगे, वरना हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप डिसाइड कर लो, मुझे बताने में कोई दिक्कत, पर उसके बाद तुम थोड़ा सुन लो। पेन डाउन मतलब डाउन। इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है? अभी तक के एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे थे, अब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। रिंग कितनी है? 2 रिंग है, तो क्या दोनों रिंग्स की रिएक्टिविटी सेम है कि अलग अलग है? आओ देखते हैं दोस्तों। यहां पर आपका कौन है बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या है? लॉन। इधर देखो, ये कौन है आपका? CO बॉन्ड। सही बात है। आप बताओ, क्या ये लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा? और इधर वाले रिंग पर कैसा इफेक्ट लगाएगा? +R। आप मुझसे बाहर आके पूछेंगे कि सर ये तो CO के साथ भी तो रेजोनेंस करेगा। करेगा, लेकिन बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो बेंजीन को तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा तो नहीं ना। लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ जाते हैं, इधर भी जाएगा और उधर भी जाएगा। क्लियर? इधर बताओ, ये आपका कैसा पाई बॉन्ड है दोस्तों? पोलर पाई बॉन्ड। और पोलर पाई बॉन्ड इसी तरीके से रेजोनेंस करेगा, मतलब इस पर तो +R वाला ग्रुप लग गया और उस पर, मतलब ये रिंग तो कैसी हो गई बताओ? एक्टिवेटेड। बिल्कुल सही पहचाना। और ये डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेटेड। अच्छा, अगर मैं दोनों रिंग में से पूछूं कौन सी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? कौन सी रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? 1 और 2? तो इलेक्ट्रोफाइल वही जाएगा ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस रिंग पर बताओ, इसकी वजह से कैसा इफेक्ट लग रहा है? +R मतलब एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। और इसकी वजह से उस पर कैसा लग रहा है? -R। तो पहली बात तो रिएक्शन इस रिंग पर होगी। क्लियर हो गया? इस रिंग पर होगी तो H कौन सा हटाएं? तो इसका कैसा लग रहा है? +R। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा है? H, ऑर्थो वाला। और ये कौन सा है? आप बताओ मेजर कहां से बनाओगे? हो गया सर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डायग्राम मुश्किल होते हैं। बेसिक्स अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। रटोगे तो मेरे भाई नहीं रटने में आएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है जो आपके रट के जाओ वही क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या लगा हुआ मिलेगा? NO2। दैट्स इट। आओ दोस्तों आगे समझते हैं। अब फिर से दो रिंग आ गई। आप बताओ, इसको मैं बढ़िया तरीके से लिख देता हूं ना आप लोगों के सामने, ऐसे ऐसे। ये लो, यहां पर अगर अपन बात करें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? आप बताओ, इधर वाले ग्रुप का ये कैसा बॉन्ड है? यहां पर पोलर। तो आप जानते हैं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, तो यहां तो रेजोनेंस होगा। तो बताओ कैसा लग रहा है? -R। तो ये रिंग तो डीएक्टिवेट हो गई। इधर बताओ, नाइट्रोजन पर क्या है? लॉन। यहां पर क्या लग रहा है? तो ये रिंग एक्टिवेट हो गई। तो पहले बताओ, दोनों रिंग में से कौन से रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा? लेफ्ट वाले पर कि राइट वाले पर? पहचान लिया। अब राइट वाले पर भी बताओ इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है? तो या तो H ऑर्थो से हटाओगे या, और कहां से हटाओगे? मेजर नॉर्मली पैरा से। जब तक ना कहा जाए पैरा से बनाते रहो, खत्म हो गया। हालांकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही घटिया 2 कौड़ी की एक्सप्लेनेशन है, पर काम चल गया है, मतलब आंसर मिल गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने रहेगा। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा बताओ? NO2। इज इट क्लियर और नॉट? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बताओ, ये ग्रुप कैसा है? CH3 एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का कैसा लगेगा? +H से एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। तो बताओ NO2 को कहां कहां भेजोगे? NO2 को CH3 की कहां कहां भेजोगे? ऑर्थो पर भी भेजोगे एंड पैरा पर भी भेजोगे। ठीक है, नॉर्मली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा। पर दोस्तों टोलिन के केस में, टोलिन का जब आप नाइट्रेशन करवाते हैं तो ऑर्थो से मेजर आता है, याद रखना। कहां से आता है? ये पहली बार ऑर्थो से मेजर आया है, आखिरी में वापस लिख देंगे जहां जहां ऑर्थो से आएगा, क्योंकि वो याद ही रखना पड़ेगा। तो टोलिन का जब आप नाइट्रेशन करवाओगे तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो से आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो यहां पर सेम रिएक्शन है, पर क्या लिखा गया है? लॉन्ग हीटिंग। मतलब कई देर तक रिएक्शन करवा रहे हैं, कई देर तक। जब आप किसी रिएक्शन को कई देर तक करवाते जाते हो तो जो जो पोजीशन एक्टिवेट हुई है ना, उन सब पर रिएक्शन हो जाएगी। आप बताइए, +H से ग्रुप कैसा है? एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा। तो ईच ऑर्थो एंड पैरा पर करवा दो।
यहां पर तो मोनोनाइट्रेशन हुआ है, मतलब एक बार ही NO2 ग्रुप आया है। यहां पर भी देखो एक बार आया ना, लेकिन जब ज्यादा देर तक रिएक्शन करवाओगे तो पॉलीनाइट्रेशन हो जाएगा। पॉली का मतलब जो जो पोजीशन एक्टिवेट हुई है उन सब पर आपका NO2 आ जाएगा, H+ हट जाएगा। तो बताइए CH3 कहां से H हटाएगा? पहले तो ऑर्थो से, फिर कहां से, और फिर ऑर्थो से, क्योंकि यही पोजीशन एक्टिवेट हुई है ना भाई। लॉन्ग हिटिंग का मतलब है जो जो पोजीशन एक्टिवेट हुई है सब पर रिएक्शन करवा दो। तो ये +H वाला एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा, तो ईच ऑर्थो मतलब हर ऑर्थो पर और पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो 2 है, रिएक्शन करवा दो। इसका जब आप नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखा जाएगा ट्राइनाइट्रोटोलिन। ट्राई, मैं लिख देता हूं पूरा, बहुत सारे सोच रहे होंगे ये क्या कह रहा है। आयुपैक नेम की बात कर रहा हूं दोस्त, किसकी बात कर रहा हूं? ये नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, इसको नंबर 4 मिलेगा, इसको नंबर 5 और इसको 6। बताइए क्या लिखा जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 3 बार नाइट्रो ग्रुप है। आईपैक नेमिंग में सर ने बताया होगा, नाइट्रो इज ऑलवेज कंसिडर एज सबसी, और उसको क्या बोलते हैं? टोलिन। तो ये बन जाएगा ट्राई नाइट्रो टोलिन। इन शॉर्ट इसको बोला जाता है TNT। क्या बोला जाता है? TNT। और ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। आजकल आप देखते हैं वेब सीरीज वगैरह, जहां पर भी ब्लास्ट होता है तो उसके बाद पहुंचती है वहां पर इंफेक्शन करने के लिए टीम, और जो टीम आती है वही देखती है कि ब्लास्ट में किसका इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार आप देखेंगे उसमें कि इस ब्लास्ट में TNT का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? सो दिस कंपाउंड इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। तो जो भी लोग आतंकवाद में अपना भविष्य देख रहे हैं उनके लिए बेहद काम की चीज है कि सर किसी दिन लाएंगे और यही आगे ही फोड़ देंगे। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अब ध्यान से समझो, ये ऑर्थो एक ही बना है, जिसको ध्यान रखना है CH3 अगर लगा है तो नाइट्रेशन का मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो से। आगे वाले में बताओ इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा? +H एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा, और मेजर कहां से बनेगा? पैरा से ही। ऑर्थो वाले तो याद रखने पड़ेंगे, उनमें कोई दिक्कत ही, और वो कभी पूछता भी नहीं है। ये लो, इस क्वेश्चन से ये क्लियर किया है कि ये मत सोचने ना हर अल्काइल ग्रुप ऑर्थो से बनाता है। नो नो नो, केवल मिथाइल, बाकी सारे पैरा से बनाते हैं। अब आ गया हो, अब इस पर लगे हैं साहब 2 ग्रुप। बताओ ये ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाएगा बेंजीन पर? बिल्कुल सही। ये ग्रुप कैसा दिखाएगा? ओवरऑल -I, इसका तो रिएक्टिविटी -I से। तो ये ग्रुप कैसा हो गया बताओ? हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग की एक्टिवेटिंग? सही बात है। और आपका ये ग्रुप कैसा है? अब 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्टिवेटिंग है और एक, बताओ किसकी सुनोगे? भाई एक्टिवेटिंग रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, केटायन को स्टेबलाइज करेगा। डीएक्टिवेटिंग रिएक्शन का रेट और केटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। केटायन मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो एक ग्रुप आपका लगा हो डीएक्टिवेटिंग और एक ग्रुप लगा हो तो रिएक्शन किसके हिसाब से करवाएंगे? एक्टिवेटिंग। इसकी नहीं सुनी जाएगी। यानी कि 2 ग्रुप हैं, एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग, तो किसकी सुनेंगे? एक्टिवेटिंग। अब एक्टिवेटिंग की सुनो, ये क्या कहता है कि साहब मैं एक्टिवेटिंग हूं, बताओ H कहां से हटाएं? कहता है H या तो हटाओ मेरी ऑर्थो से या मेरी, लेकिन पैरा पर तो H ही नहीं है, Cl है पैरा पर, तो पैरा से तो हटा ही नहीं सकते, तो कहां से हटाएंगे? ऑर्थो से। 2 कोड़ी के सवाल हो जाते हैं। पर बस बात यह है, पहले से क्वेश्चन किया हुआ है ऑर्गेनिक में, बन जाएगा, नहीं किया हुआ नहीं बनेगा। आगे वाले में देखो दोस्तों, इस वाले ग्रुप का बताओ कैसा लगेगा? +H, और इस वाले का बताओ कैसा लगेगा? +R। दोनों ही कैसे आ गए हैं? एक्टिवेटिंग। पर ये आपका कैसा है बताओ? स्ट्रॉन्ग, मतलब मॉडरेट। इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा एक्टिवेट करेगा ना भाई, ये +H से और ये +R से, एंड यू नो दैट +R डोमिनेट्स ओवर, मतलब कौन सा ज्यादा एक्टिवेटिंग करेगा? तो जब दोनों एक्टिवेटिंग आ जाएं तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग उसकी सुन लो, तो इसकी सुनो। ये कहता है मैं +R वाला हूं, एक्टिवेटिंग इन ऑर्थो पैरा। H कहां से हटाइए? या तो मेरी ऑर्थो से या मेरी, पर तेरी पैरा पर तो H ही नहीं है, तो हटाएंगे कहां से? बस ऑर्थो से। तो ये बन गया प्रोडक्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? 2 कोड़ी के सवाल होते हैं, तय बोल जाते हैं आप लोग। क्या बोल जाते हैं? रुको, कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बताओ। कैसे डिसाइड करोगे दोनों में से कौन से रिंग पर रिएक्शन होगी? डेफिनेटली एक साइड +R लग रहा होगा और एक साइड, तो जिस पर +R लग रहा है वो रिंग एक्टिवेटेड है, उस पर रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया? 2 ग्रुप लगे हैं, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग। किसके हिसाब से? दोनों एक्टिवेटिंग है तो किसके हिसाब से?
जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, छापिए। राग सर मुझे लगा मेरे पैर छू रहा है, इतनी इज्जत मैंने कहा कहां से मिलने लगी मुझे। कोई दूसरा टीचर होता तब तक बोल चुका था गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे डाउट होता है उल्टा, दो चार स्टूडेंट मेरी तरफ चल के आते हैं तो मैं सोचता हूं क्या करने आ रहे हैं, पहले से मैं तैयार हो लेता हूं, भगना भी पड़ सकता है। और वैसे मैं बता दूं, कोचिंग के अंदर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते से चलता है, उसके बाहर तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते। वैसे तो बहुत कम मिलता, मिल भी जाऊं तो इग्नोर कर देना। वो तो डिपेंड करता है सर, इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे। अकेला जा रहा है मास्टर, टोटल इग्नोर्ड, ऐसे बोलते हैं ऑर्गेनिक वाला, नाम भी नहीं लेते। कोई दूसरा सोचे कि पता नहीं ऑर्गेनिक क्या बेचता है ये, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक वर्ड बहुत चलता है, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक आइसक्रीम। और किसी के साथ अगर मैं हुआ तो भाई साहब सारे आएंगे, पैर भी छुएंगे, नमस्ते सर, पहचाना सर, सर एक्सेल बैच से, सर क्या पढ़ाते हो आप, कह के चले जाएंगे। अब साथ वाला सोचता है क्या ही पढ़ाता है भाई ये, मुंह पे ही बोल गया इसके तो। टॉलिन के केस में मेजर ऑर्थो से आएगा, नाइट्रेशन का ध्यान रखना है, कोई लॉजिक नहीं है, हालांकि पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, नॉर्मली जो पूछता है वो पैरा से मेजर पूछता है। निपटा दिया है क्या? तू लिख के गया था बिना लिखे गया था? थोड़ा सोचा होगा। जल्दी जल्दी निपटाएं,
हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। जनाब, हाँ, जहां भी लॉन्ग हिटिंग लिख दे, मतलब जो जो पोजीशन एक्टिवेट हुई है सब पर रिएक्शन करो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, इसलिए इसके बारे में बताया गया, एक्सप्लोजिव है। निपटा दिया है, एटलीस्ट इस साइड का तो निपटा दिया होगा। समय नहीं है, कहां तक पहुंच गए थे? 13 तक। जल्दी जल्दी निपटा गया है भाई। निपटा दिया है सभी ने। अब निपटाया क्या? अभी तो 10 मिनट हैं, अभी से रोकने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। निपटा दिया है। पेन डाउन कीजिए दोस्तों, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन छोड़ के लगातार 7-8 क्वेश्चन एक जैसे आए, सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर 2 रिंग वाले आए कि 2 रिंग है तो कहां रिएक्शन होगी, दूसरा कॉन्सेप्ट। फिर 2 ग्रुप है तो कहां रिएक्शन होगी, तीसरा कॉन्सेप्ट। अब ये चौथा कॉन्सेप्ट है। जो बच्चा इस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करना जान जाता है उसके लिए ऑर्गेनिक आसान है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखता है वो नहीं ऑर्गेनिक को हैंडल कर पाता है। आइए अब इसमें समझते हैं। पहले बताओ, आप आईओसी भी पढ़ चुके, HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि नहीं है? है। अरे आपने खुद इस्तेमाल में लिया है कई जगह पर, याद कीजिए। जब आप एल्केन्स का हेलोजिनेशन कर रहे थे, आयोडीनेशन, HI बना था तो साथ में क्या डाला था? HNO3। तो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, मतलब गिवन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर सकता है, इसके पास वो एबिलिटी है। ये बात मैं कहना चाहता हूं।
ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आपको याद दिलाएंगे ऐसा क्यों। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम दोनों ले रहे थे, HNO3 और साथ में H2SO4। अब केवल अकेला कौन लिया गया है? सोचो, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपका अकेला HNO3 आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है? तो जवाब है हां, कर सकता है। पर वो अलग बात है, NO2 प्लस कम बनेगा इससे। अब समझेंगे कैसे। देखो, अगर दो HNO3 आपस में ले लिए, मान लीजिए HNO3 दोनों आपस में रिएक्ट करवा दिए हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है? सेम। सही बात है, दोनों की सेम है। अगर आप H2SO4 लेते तो H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी। क्लियर? अगर अपन देख पाए तो मैकेनिज्म बचा हुआ है क्या? या ये रहा। तो ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड था और ये वीकर। तो स्ट्रॉन्गर तो एसिड की तरह ही बना रहा और वीकर क्या बन गया? बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का प्रोटोनेशन कर देता है। बात जस्टिफाइड हुआ है। इधर बात करें, इसमें क्या है? इनकी तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ एग्जैक्टली क्या है? सेम। देखो बच्चे, अब समझो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। हर एसिड की एक टेंडेंसी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ प्रोटोनेशन। वो अपने ही मॉलिक्यूल को क्या करता रहता है? प्रोटोनेट। हालांकि आप जानते हैं, अगर मैं इसको किसकी तरह बिहेव करवाने लगूं? बेस की तरह। और इसको किसकी तरह बिहेव करवाने लगूं? एसिड की तरह, तो ये इतनी आसानी से इसको प्रोटोनेट नहीं कर, क्योंकि दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। अगर इसकी जगह H2SO4 लेता तो इजीली प्रोटोनेट कर देता है इसको। पर हर एसिड की टेंडेंसी होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ प्रोटोनेशन। आप रोक नहीं सकते उसको। तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना यह चाहता हूं कि जो काम पहले कौन कर रहा था आपका बताओ? H2SO4। अब वही काम कौन कर देगा? HNO3। देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव, और ये रहा लॉन, ये H प्लस छोड़ेगा और ये इसके H प्लस को क्या कर लेगा बताओ? एक्सेप्ट। ये आपका H प्लस छोड़ेगा और ये H प्लस को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट। भाई इसने तो H प्लस दिया है और इसने H प्लस, मैं एरो से समझा रहा हूं मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? साथ में कौन बनेगा बताइए? HNO3 में से अगर आपने H प्लस हटा दिया तो NO3 माइनस, और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। आप जानते हैं थोड़ी देर बाद ये यहां से, तो वाटर तो यहां से रिलीज हो जाएगा और कौन बना देगा? NO2 प्लस। तो यस, पहले सवाल का जवाब मिल गया। अकेला HNO3 भी NO2 प्लस आयन जनरेट कर सकता है, पर सर इसकी बजाय H2SO4 लेते तो बढ़िया काम करके देता। सही बात है कि नहीं है? ठीक, अच्छी बात है। यानी कि हमें यहां से भी NO2 प्लस मिलेगा और यहां से भी हमें NO2 प्लस मिलेगा। अब यहां पर जब हम NO2 प्लस बना लेंगे तो यहां से इसका काम हो गया है, अकेला ही आपको क्या बनाकर दे रहा होगा? NO2 प्लस आयन। ठीक है? अब बताओ लगा हुआ ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आर, एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा। तो बताओ H कहां कहां से हटाऊं दोस्तों? आप ही बताओ H कहां कहां से हटाऊं? ऑर्थो से हटाओ सर। एंड अगर ऑर्थो से मैंने H हटा दिया है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। NO2 कैसे लिख सकता हूं ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ये ऑर्थो से हटा दिया है और ये कहां से हटा दिया है बताइए? पैरा से। यहां पर आपके सामने एक ऑर्थो से हटा दिया है और एक पैरा से। एंड यू विल फाइंड कि जब ऑर्थो से हटेगा तो ये बनेगा आपके सामने ऑर्थो नाइट्रो, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, पर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आप HNO3 अकेला लेते हो तो नो डाउट आपका HNO3 आपको NO2 प्लस आयन जनरेट करके देने के लिए कैपेबल है। ठीक है, बना देगा। दूसरी बात ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप डाइल्यूट लोगे तो मोनोनाइट्रेशन होगा और ये वाला क्या बनेगा आपका? मेजर। शायद अब मुझे इसमें तो समझाने की जरूरत भी, बिकॉज इट इज इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग स्टेबलाइज, तो याद रह जाता है। इसमें और भी बातें करेंगे, आपने आईओसी में भी इस पर बहुत सारी बातें की हुई हैं, अपन भी उस पर बातें करेंगे। दूसरा, इन दोनों में देखो, यहां पर आपने जो HNO3 लिया है वो क्या लिया हुआ है? डाइल्यूट का मतलब HNO3 की अमाउंट ज्यादा या कम? कम। तो NO2 प्लस की अमाउंट ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? तो यहां पर डाइल्यूट लोगे तो मोनोनाइट्रेशन होगा, लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड लोगे तो भाई साहब NO2 प्लस ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो रिएक्शन एक से ज्यादा बार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप गौर से देखो, लगा हुआ ग्रुप
स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। O माइनस NH2 NHR NR2 एंड OH किस में आते थे? स्ट्रॉन्ग, मतलब रिंग को भयंकर तरीके से एक्टिवेट कर देंगे, तो आपकी रिएक्शन एक से ज्यादा बार हो जाएगी। यहां भी NO2 लगेगा, यहां भी NO2 लगेगा एंड यहां पर भी NO2 लगेगा, और ये जो बनकर आया है इसको हम बोलते हैं क्या? पिक्रिक एसिड। हालांकि ये जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, पुअर यील्ड मिलेगी। यहां पर क्या मिलेगी? पुअर यील्ड। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। पुअर यील्ड, साथ में यहां पर आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी यहां पर आपको ऑब्जर्व होगा। पहले जितना लिखा उतना लिखो, जल्दी से लिखो, फिर सारी बातें इस पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। वो तुमको सुनाई दे गया इतनी दूर से, और मैं कान के पास आके बोल दूं तो भी तुम्हें सुनाई? निपटा दिया है। अब निपटाया। पेन डाउन करो। उस इस क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान देने वाली बात है सब पहले समझो। क्या अकेला HNO3 NO2 प्लस बना देगा? बना देगा। H2SO4 होता तो बेटर होता है, ज्यादा बनता है NO2 प्लस। ठीक है, अच्छी बात। दूसरी बात, जब आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो मोनोनाइट्रेशन, मतलब एक NO2 ग्रुप लगेगा। डाइल्यूट लिया तो, अरे इन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करो, मोनो लिया तो, सॉरी डाइल्यूट लिया तो मोनोनाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड लिया तो पॉली, ईच ऑर्थो एंड पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ गया। पहले तो रिजल्ट देखो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो 99% पूछता ही नहीं है, रिजल्ट तो हमारे दिमाग में हो। अगर हमने किसी चीज को पहले नहीं सोचा है तो फिर आपसे वो गलत हो सकती है। अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो समझो, पहले रिजल्ट पर फोकस करो। को मतलब डाइल्यूट लिया मोनोनाइट्रेशन, बहुत अच्छी बात। अगर कंसंट्रेटेड लिया तो पॉलीनाइट्रेशन, मतलब पिक्रिक एसिड। और उसकी भी यील्ड कैसी आएगी? यील्ड कैसी आएगी? सही बात है। अब सर हमारे कुछ सवाल आ रहे हैं दिमाग के अंदर। पहला, यहां एक ही बार NO2 क्यों जुड़ रहा है और यहां एक से ज्यादा बार क्यों? तो आप समझो, यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, मतलब HNO3 क्या है, तो NO2 प्लस भी क्या बनेगा? कम बनेगा, तो रिएक्शन आपका एक जगह तो कर पाएगा, तो इसलिए यहां मोनोनाइट्रेशन। यहां पर हमने देखो क्या लिया हुआ है दोस्तों, फोकस करो, तो NO2 प्लस आयन, और लगा हुआ ग्रुप कैसा है? स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, प्लस आर बहुत ज्यादा होता है इसका। एक्टिवेटिंग की कैटेगरी बताई थी, और एक्टिवेटिंग में बस स्ट्रॉन्ग वाले ध्यान रखो। कौन से ध्यान रखो? तो बताओ कैसा है स्ट्रॉन्ग एक्टिव? तो ये लगा हुआ रिंग को भयंकर तरीके से एक्टिवेट कर रहा है, और NO2 प्लस आयन भी ज्यादा आ रहे हैं, तो जो जो रिंग की पोजीशन एक्टिवेट हुई थी सब पर रिएक्शन हो गई। दूसरी बात, यहां पर साथ में क्या बना है? ऑक्सीडेशन। अब तो थोड़ा चमका सर, मतलब साथ में ये बन रहा है, इसलिए इसकी अमाउंट क्या बनेगी? इसीलिए इसकी यील्ड क्या ही है? अगर आपसे पूछे कि भाई आप जब कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो बनता तो है पिक्रिक एसिड, पर उसकी यील्ड पुअर आती है, क्यों? मतलब साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनता है। लेकिन सर मुझे कैसे पता चलेगा? इससे पहले तो कभी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात ही नहीं की। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। मैंने सारी चीजों को बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है, आपका वहां पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि इन पॉइंट्स पर आपका ध्यान जाए। अब समझो ध्यान से। अभी तक HNO3 ने कुछ भी नहीं किया, इससे पहले भी HNO3 आया था। पहला पॉइंट, आप इस बात से एग्री करते हैं कि HNO3 का कैसा नेचर है? एग्री करते हैं? HNO3 कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, मतलब जिसके साथ रिएक्शन करवाओगे उसका ऑक्सीडेशन करवा सकता है। अब कब ऑक्सीडाइजिंग करवाएगा? ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है, नोट करके लिखवा रहा हूं, नोट करके। अभी आप सुनो ध्यान से, नोट करके। if strong activating group is present, if strong activating group, लिख भी देता हूं जो नॉर्मली आपके सामने आएंगे। एक तो आपका NH2, बताइए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में है, और आपके सामने आएगा OH, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में है। इनका प्लस आर भयंकर लगता है, O माइनस भी होता है पर वो कहीं दिखाई देगा नहीं रिएक्शन, इसलिए मैं हटा रहा हूं। इफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप is present, then oxidation of ring takes place, then oxidation of ring takes place, then oxidation of ring takes place, मतलब तब आपकी रिंग का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। दोस्तों आप चोरी छुपे फिर छाप रहे हो, पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता सच में ही। हाँ, इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ये आपके सामने कौन है? बेंजीन। आप बेंजीन पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ये लो KMNO4, कुछ याद आया? खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लो एसिडिक मीडियम में डाल दिया है। तो याद करो, डबल बॉन्ड को कोल्ड एंड डाइल्यूट होता था, पाई तोड़ता था, OH। अगर एसिडिक और बेसिक था, साथ में कंसंट्रेटेड था, सिग्मा पाई OH। पर भाई साहब बेंजीन का कुछ ना बिगाड़ पाएगा, बेंजीन मुंह पे मना करेगा, नो ऑक्सीडेशन। कारण एरोमेटिसिटी बर्दाश्त नहीं है लॉसेस को। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका कुछ नहीं। और सोचो, आप जानते हैं अगर आप इस पर क्या डाल देंगे? K2Cr2O7 एसिडिक, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप तो पढ़ चुके हो IOC और PC में, पर ये मुंह पे मना करेगा, नो ऑक्सीडेशन। आप समझ रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका कद्दू कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। लेकिन एक था जो निपटा गया था इसको, ओजोनोलाइसिस। कुछ याद आया? बिकॉज आप IOC पढ़ चुके होंगे, ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इसने निपटा दिया था इसको। और आपको प्रोडक्ट याद हो तो आपके सामने ग्लाइओक्सल बना था, हालांकि इसी के कितने मोल बने थे? 3। आप बना सकते हो बॉन्ड तोड़ तोड़ के, इसने सुलटा दिया इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को, बाकी इनसे बिल्कुल भी नहीं सुलटा। अब सोचो, अगर आपने रिंग के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया है, भले ही आप क्या लगा दो? OH, भले ही आप कौन लगा दो? NH2, या तो OH लगा दो या क्या लगा दो? तो ये ग्रुप करते क्या है टेक्निकली? आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट लगाएंगे, किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। अब थोड़ा सोचो, याद रखना आसान होगा, सोचो ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन किसका जल्दी होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी?
जाहिर सी बात, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यही कर दिया इन्होंने, ये आकर इसके माथे पर बैठ गए। स्ट्रॉन्ग प्लस आर, स्ट्रॉन्ग बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, अब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो इसको साफ कर देगा। तो अगर कोई प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस आर वाला ग्रुप लगा हुआ है और फिर आपने क्या डाल दिया है, HNO3, क्या डाल दिया है, तो ये इस रिंग को ही सुलटा देता है, क्योंकि HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो है। अब कुछ नहीं बिगड़ रहा, अगर ये OH NH2 नहीं होते तो रिंग का कद्दू कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, इनकी वजह से रिंग सुलट गई है। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आपके पास बहुत अलग अलग बन सकते हैं, उनमें से कॉमन प्रोडक्ट ये बन जाता है। अब आपको ये नहीं सोचना ये प्रोडक्ट कैसे बना है, यही वो है आपका क्या, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली ये ले लेता हूं, OH ले लेता हूं, ताकि आपको आगे भी रिएक्शन में काम आ जाएगा। OH यहां पर लगाकर मैं बता देता हूं, जैसे अब आपने क्या ले लिया है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। अब यहां से अच्छे से रिलेट करोगे, देखो यहां कुछ बिगाड़ पाया, OH आने की वजह से रिंग सुलट गई, ऑक्सीडेशन कर दिया रिंग का। तो यहां पर देखो आपका OH मौजूद है कि नहीं है, हर किसी से नहीं होता है, क्योंकि हर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, ये आता ही HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यही वाला चिपका दिया उसने साइड में। इस वजह से जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो पिक्रिक एसिड की यील्ड पुअर आती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनने लगता है। इससे पहले नहीं बना, क्योंकि इससे पहले कभी OH और NH2 रिंग पर आए भी नहीं थे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये वाले पॉइंट्स तो आजकल जनता कॉपी कर रही है समझाने के लिए, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप जाने, आपका काम जाने। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। क्या हुआ, लिख लोगे? ठीक है, 7 मिनट ज्यादा हो गई, पता नहीं कैसे माफ करोगे तुम मुझे।